नमस्कार दोस्तों, जेके स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की शिक्षण विधियों के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे। तो आइए दोस्तों, समय जाया न करते हुए तो हिंदी की शिक्षण विधियों का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का स्वरूप कैसा है, या हिंदी भाषा का स्वरूप है। तो पहला ऑप्शन है सुनना, दूसरा ऑप्शन है बोलना, तीसरा ऑप्शन है पढ़ना लिखना, और स है अ ब दोनों, और द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अपना आकलन कीजिए कि 20 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो पहला प्रश्न, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अपने मन ही मन में अपना आंसर रखो। तो इसका आंसर होगा स, यानी कि हिंदी भाषा का स्वरूप पहले बोलता है बच्चा, फिर पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि सा आंसर होगा इसका। तो अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रियों से है, यानी कि नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है। तो पहला है कान से, बी ऑप्शन है मुंह से, स ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, और द ऑप्शन है आंखों से। तो इसमें इन ऑप्शनों के हिसाब से इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों। कान यानी सुनना और मुंह से बोलने से संबंधित होता है, ज्ञान इंद्रियों से होता है। तो अगला प्रश्न है, भाषा और का एक उत्तम साधन है, यानी कि भाषा का एक उत्तम साधन है। तो पहला ऑप्शन है सुनने और बोलने और सोचने से, दूसरा ऑप्शन है ब पढ़ने और लिखने और संप्रेषण से, और स तीसरा ऑप्शन है महसूस करने और चीज़ों को जुड़ने से, और तीसरा ऑप्शन है सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने से, और द ऑप्शन है लिखने और समझने से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों स। इसका कौन सा आंसर होगा? स, यानी कि इसका आंसर होगा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है, यानी कि भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण बल देता है। तो पहला ऑप्शन है अनुकरण, ब ऑप्शन है रचनात्मक, स ऑप्शन है भाषा प्रयोग, और द ऑप्शन है अभिव्यक्ति। तो इसका आंसर होगा दोस्तों भाषा प्रयोग, यानी कि भाषा सीखने का व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है वो किस पर बल देता है? भाषा के प्रयोगों पर ज़्यादा वो देता है, ज़्यादा बल देता है। तो अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, नरेंद्र पढ़ते समय अनेक बार अटकता है, उसे पढ़ने में कठिनाइयाँ होती है, तो किस समस्या मुख्य से संबंधित है? तो इसका किस से संबंधित है? तो पढ़ने से संबंधित जो बातें होती है वो आप बताइए। पठन अरुचि से होता है, या बुद्धि लब्धि से होता है, या डिसलेक्सिया होता है, या डिस्ग्राफिया होता है? तो दोस्तों इसमें आपको पता होगा ये तो होता है लिखने से संबंधित, तो ये तो होगा नहीं। बुद्धि लब्धि का इससे कोई संबंध नहीं है। पठन रुचि से नहीं, तो इसका आंसर होगा डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है, स वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल दिया जाता है, यानी वाइगोत्स्की का जो प्रयोग किया था उसके अनुसार कक्षा में सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा, क्या आंसर होगा? कविता दोहराने पर, ब ऑप्शन है कहानी सुनने पर, स ऑप्शन है पत्रिकाओं पर, कार्य पत्रिकाओं पर, और द ऑप्शन है परस्पर अंतः क्रिया पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा द परस्पर अंतः क्रिया पर। तो अगला प्रश्न होगा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य का चयन मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो इसका यानी कि प्राथमिक स्तर पर, कौन से स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य का चयन का मुख्यतः आधार क्या होना चाहिए? तो इसका
तो इसकी पहले ऑप्शन है छोटी रचनाओं का होना चाहिए। द ऑप्शन है रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए। स ऑप्शन है रंगीन चित्र होने चाहिए। और द ऑप्शन है सरल जानकारी। तो इसका आंसर है रोचक विषय वस्तु। क्या होना चाहिए दोस्तों? रोचक, क्योंकि जो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर रोचक चीज़ों पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो इसका पहला है शब्द, यानी कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का बेहतर तरीका कौन सा है, सबसे अच्छा तरीका इसने बताइए दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है शब्द पढ़वाना। और द ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, तो सुने हुए को दोहराने से कहना। तो मौखिक भाषा का सतत आकलन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? तो इसमें होगा विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, तो नहीं होगा। सुनी हुई बात तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। प्रश्न पूछना किस इसका आंसर होगा। अगला होगा भाषा में सतत व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है? भाषा में सतत व्यापक मूल्यांकन का आकलन का उद्देश्य क्या है? तो इसका पहला वर्तनीकी अशुद्धियों को बिना लिखने की क्षमता का आकलन करना, भाषा का व्याकरण का आकलन करना, भाषा में मौखिक और लिखित रूपों प्रयोग को भाषा आकलन करना, मौखिक भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन, सतत व्यापक भाषा की मौखिक रूपों को प्रयोग क्षमता का आकलन करना। ये सही है, इसमें सही ऑप्शन होगा। अगला है भाषा कौशलों, भाषा में अंत में विकास होता है, यानी भाषा के जो 4 कौशल है सुनने, बोलने, बोलने, लिखने और पढ़ने का। तो इसमें सबसे जो लास्ट में जो जिस चीज़ का विकास होता है तो क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है इसमें सुनने का होता है, बी ऑप्शन है बोलने का होता है, सी ऑप्शन लिखने का होता है, डी ऑप्शन पढ़ने का होता है। तो इसका आंसर बताए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा लिखने का, क्योंकि बच्चा पहले सुनना सीखता है, फिर सुनता है, तो फिर बोलता है, और फिर पढ़ता है, और फिर लिखता है। सबसे लास्ट में क्रिया होती है लिखना। अगला प्रश्न समवाय विधि का उपयोग है। समवाय विधि का उपयोगी है, यानी समवाय जो विधि है वो किस क्षेत्र कहाँ पर उपयोगी है? रचना शिक्षण में, व्याकरण शिक्षण में, या दोनों में? अब दोनों। इसका आंसर होगा अ और ब दोनों में। रचना शिक्षण में भी उपयोगी है और व्याकरण शिक्षण में भी उपयोगी है। ब ऑप्शन है व्याख्यान विधि का प्रयोग किस विधि के साथ प्रयोग उत्तम कहलाता है, यानी कि व्याख्यान विधि का प्रयोग किस विधि के साथ उत्तम रहता है? तो इस व्याख्या विधि का सबसे बड़ा जो सबसे अच्छा उत्तम साधन किस विधि के साथ बना जाता है? व्याख्या विधि के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दूरस्थ विधि। इसका अगला ऑप्शन इकाई विधि के लक्ष्य और उद्देश्य होने चाहिए, सरल, निश्चित या प्रभावी। बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर कैसा? इकाई, यानी कि इकाई विधि के लक्ष्य और उद्देश्य होने चाहिए, सरल होने चाहिए, निश्चित होना चाहिए, प्रभावी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त होना चाहिए, यानी कि सभी। निश्चित भी होनी चाहिए, सरल भी होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए। अगला ऑप्शन है व्याकरण की शिक्षा का आरंभ कब करना चाहिए, यानी कि जो व्याकरण की शिक्षा है वो बच्चों को कब से दी जानी चाहिए? तो इसका पहला का ऑप्शन है बालक के स्कूल आने पर। ब ऑप्शन है बालक पर अधिकार, भाषा वाचन पर अधिकार होने पर, भाषा पर अधिकार होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा स, यानी कि भाषा पर अधिकार होने पर। अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करने का उद्देश्य है, किस उद्देश्य से संबंधित है? बताओ दोस्तों। तो इसका आंसर सुनकर अर्थ ग्रहण करने, जो ज्ञान अर्थ ग्रहण करता है तो किस में होता है? ज्ञानार्थ में। सुनना ज्ञान तो ग्रहण करना ना हो। तो अगला प्रश्न सूत्र प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? सूत्र
प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण से अंश की ओर। अगला 17वां प्रश्न है, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न होना चाहिए। लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक। तो इस मूल्यांकन की निष्पक्षता यानी विश्वसनीय, इसका सबसे वस्तुनिष्ठता। अगला ऑप्शन है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? नाटक शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? कौन सी है? रंगमंच प्रणाली मानी जाती है, कक्षा विनय मानी जाती है, या फिर अर्थबोध मानी जाती है, या फिर व्याख्यान विधि? तो इसका राइट आंसर होगा कक्षा विनय। जो कक्षा में अभिनय करके जो सिखाया जाता है उसको उससे सबसे ज़्यादा प्रभाव माना जाता है। तो अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का समय होता है, यानी कि टीचिंग मेथड का जो माइक्रो टीचिंग होती है उसका जो समय अवधि क्या होती है? तो बताओ। पहला ऑप्शन है 20 से 25 मिनट, 10 से 15 मिनट, 5 से 10 मिनट, या 5 से 15 मिनट। तो इसका आंसर होगा 5 से 10 मिनट के मध्य होता है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापक द्वारा प्रयुक्त की प्रक्रिया का अंग होता है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रतिक्रिया का अंग नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें नहीं पूछ रहा, ध्यान से पढ़ना। नहीं होता है, नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा, यानी कि पाठ्य योजना का निर्माण ये होता है। बिल्कुल शिक्षण बिल्कुल होता है, पुनः प्रशिक्षण होता है, लेकिन उद्देश्य कथन नहीं होता दोस्तों। क्योंकि उद्देश्य कथन तो लास्ट में किया जाता है, जब प्रस्तावना हो जाती है तब उसके बाद में किया जाता है कि आज बच्चों हम किस चीज़ का, जैसे किसी भी चीज़, जैसे आज हम ताजमहल के बारे में अध्ययन करेंगे, तो वो क्या होता है? उद्देश्य कथन होता है। तो इसी के साथ दोस्तों अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय भारत, जय राजस्थान, जय हिंद। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।